हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। देखो, क्लास में ये वोकेबलरी पे या रीडिंग पे इतना काम करने की ज़रूरत क्या है। बहुत बार क्या होता है, सारा कोर्स करने के बाद, यानी जब भी जहाँ पे भी आप क्लास कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, पूरा क्लास खत्म होने के बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके ध्यान में आता है कि इंग्लिश में जितना स्कोर करना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है आपको इंग्लिश नहीं आती। ये एक्चुअली उसका कारण नहीं है। उसका कारण ये है कि आप उसे तेज़ी से पढ़ नहीं पाते हो। रीडिंग की जो स्पीड है इंग्लिश में, वो अच्छी खासी डेवलप होने के लिए आपको रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए एडिटोरियल लेके आते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, अगर आप तेज़ पढ़ना भी लग जाओगे या पढ़ने भी लग जाओगे तो चीज़ें समझ में आना भी ज़रूरी है ना? क्योंकि आप अगर पैसेज पढ़ते हो, क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, तो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप वो समझ पाए, इसलिए क्या ज़रूरी है, आपको बहुत अलग अलग टॉपिक्स पता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का इंग्लिश अच्छा होता है लेकिन टॉपिक की जानकारी नहीं होने की वजह से वो टॉपिक समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि आपको टॉपिक पता है लेकिन आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। तो दूसरे केस में आपको फ़ायदा होगा अगर आपका टॉपिक पता है, आपको मुद्दा पता है क्या है तो, और उस पर कोई पैसेज आया है, आपकी इंग्लिश 19-20 है, फिर भी आपको वो पैसेज जल्दी समझेगा। तो सिर्फ पढ़ते आना या स्पीड से पढ़ना उतने से भी नहीं होता, वो तो बहुत ज़रूरी पार्ट है, पर उसके अलावा आपको अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी होना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पैसेज, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट जैसी चीज़ें समझे, क्योंकि ये तीन चीज़ें कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ों पे हम रोज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 10 नए वर्ड्स आज हम देखेंगे उनमें से जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है गॉन्टलेट। कौन सा वर्ड है? गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती या बहुत कठिन सी परीक्षा, बराबर है। जो आज हम एडिटोरियल देखेंगे उसका हेडलाइन ही टेक द गॉन्टलेट ऐसा है। टेक द गॉन्टलेट मतलब ये चुनौती स्वीकार करो या इस कठिन परीक्षा को आप अटेम्प्ट करो, इस तरीके से उसका मतलब है। तो गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती या कठिन परीक्षा। देखो सेंटेंस, ही हैड टू रन दी गॉन्टलेट ऑफ क्रिटिक्स। तो क्या करना पड़ा? ही हैड टू रन दी गॉन्टलेट ऑफ क्रिटिक्स, मतलब क्रिटिक्स द्वारा। क्रिटिक्स मतलब वो लोग जो दोष निकालते हैं, आलोचक जिसे कहते हैं ना हम लोग, जो आलोचना करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिटिक्स। तो आलोचक लोगों की जो परीक्षा होती है, परीक्षा मतलब वो एक्चुअली परीक्षा तो लेते नहीं, पर लोग आलोचना करते हैं, तो उसको उसके अगेंस्ट वो जो कठिन चुनौती थी, वो जो कठिन परीक्षा थी, वो पार करना पड़ा। तो ही हैड टू रन दी गॉन्टलेट ऑफ क्रिटिक्स, मतलब उसे आलोचक द्वारा जो चुनौती पेश की गई थी उसे उसके अगेंस्ट जाना पड़ा। बिफोर हिज आइडिया वॉज एक्सेप्टेड, जब वो उसे पार कर पाया तभी उसकी आइडिया एक्सेप्ट हुई। तो गॉन्टलेट का मतलब समझ गया? गॉन्टलेट मतलब एक कठिन परीक्षा या चुनौती। देखो इसका मीनिंग क्या होगा? अ सीवियर चैलेंज और ऑर्डियल और एन एमोर्ड ग्लो। दो मतलब है इसके। एक तो गॉन्टलेट का यहाँ पे जो मीनिंग लिया गया है वो है कठिन चुनौती या परीक्षा। दूसरा, गॉन्टलेट का मतलब एक आर्मर्ड ग्लो होता है, मतलब हाथ में जो लोहे का कवच पहनते हैं ना हम लोग, उसे कहते हैं गॉन्टलेट, या उसे भी कहते हैं गॉन्टलेट। लेकिन यहाँ पे उस मतलब से नहीं लिया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली किस मतलब से लिया गया है यहाँ पे? अ सीवियर चैलेंज और एन ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, ठीक है, जिससे लोग गुजरते हैं, उस कठिन परिस्थिति को कहते हैं ऑर्डियल। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? चैलेंज होगा एक, या ट्रायल होगा, या ऑर्डियल होगा। अभी ऑर्डियल का भी मतलब आपको बता दिया। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? सेफ्टी, है ना, कोई चुनौती नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, आप जो हो कंफर्टेबल जोन में हो एकदम। सेफ्टी, कंफर्ट या ईज, राइट? समझ गया? तो गॉन्टलेट का मतलब एक चुनौती या परीक्षा, दैट इज कॉल्ड गॉन्टलेट। दूसरा मतलब गॉन्टलेट का हाथ में पहने जाने वाला लोहे का कवच, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉन्टलेट। दूसरा जो वर्ड है वो है रेंडर्ड। रेंडर ये वर्ब है बेसिकली, तो रेंडर करना ऐसा होता है। तो रेंडर करना मतलब किसी को कोई सर्विस देना। अगर कोई व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है तो वो आपको सर्विस रेंडर कर रहा है, तो बेसिकली देना कोई चीज इज कॉल्ड रेंडरिंग, है ना। रेंडर करना। देखो, द सर्विसेज ही रेंडर्ड,
उसने जो सर्विसेज रेंडर की, मतलब आपको दी, पेश की, वेयर इनवैल्यूएबल टू दी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के लिए बहुत इनवैल्यूएबल थी। समझ गए? तो सर्विसेज देना मतलब सर्विसेज रेंडर करना होता है। देखो मीनिंग क्या होगा, टू प्रोवाइड और गिव अ सर्विस, हेल्प और समथिंग एल्स, कुछ तो भी देना बेसिकली, एंड रेंडर जनरली सर्विसेज के साथ यूज होता है इसलिए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डिलीवर करना मतलब देना, प्रोवाइड करना या सप्लाई करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, विथहेल्ड, या विथहेल्ड मतलब रोक लेना किसी चीज को। आपका जो रिजल्ट होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, एग्जाम तो ले लेगी लेकिन आपका रिजल्ट विथहेल्ड करेगी, मतलब रोक के रखेगी। डिनाई करना, किसी चीज को नहीं कह देना, या डिप्राइव करना। डिप्राइव करना मतलब किसी व्यक्ति को कोई चीज मिलने से रोकना, दैट इज उस व्यक्ति को उस चीज से डिप्राइव्ड रखना, राइट? समझ गया मतलब? तो रेंडर का मतलब क्या होगा, देना, और विथहेल्ड, डिना या डिप्राइव का मतलब नहीं देना, ऐसा होता है, या उस किसी व्यक्ति को किसी चीज से दूर रखना। समझ गए? रेंडर मतलब देना बेसिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पेट। स्पेट, स्पेट ऑफ समथिंग ऐसा होता है। स्पेट का मतलब होता है किसी चीज की आने वाली बाढ़ या झड़ी, झड़ी जिसे कहते हैं ना, झड़ी। जैसे स्पेट ऑफ अर्थक्वेक्स अगर हो गया तो क्या हो गया, अर्थक्वेक्स की झड़ी लग गई, यानी एक के बाद एक अर्थक्वेक्स आ गए, है ना। तो स्पेट का मतलब होता है कोई चीज बहुत सारी या बहुत सारी नंबर्स में अचानक से हो जाना, झड़ी लगना उसकी, दैट इज स्पेट। देखो सेंटेंस, द रीसेंट स्पेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। यहां क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स का स्पेट आया। स्पेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स मतलब अचानक से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स है, उनकी झड़ी लग गई। पहले बाढ़ आ गई, फिर तूफान आया, सॉरी पहले तूफान आया, फिर बाढ़ आई, फिर उसी एरिया में अर्थक्वेक भी आ गया, तो झड़ी लग गई, ऐसा। हैज लेफ्ट द कंट्री रीलिंग, है ना, उससे कंट्री एकदम घुटनों पे आ गई। रीलिंग का मतलब क्या होता है, एकदम घुटने पे आ जाना। घुटने पे आ जाना मतलब सिचुएशन खराब हो जाना थोड़ी सी, है ना। तो स्पेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब क्या है, बहुत सारी संख्या में झड़ी लग गई नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, बाढ़ आ गई उसकी। देखो इसका मीनिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स और इवेंट्स अपीयरिंग और हैपनिंग इन क्विक सक्सेशन, सक्सेशन, है ना, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज या कोई इवेंट होते रहना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, आउटपोरिंग, आउटपोरिंग मतलब बहुत ज्यादा संख्या में कोई चीज होना। फ्लड, बाढ़ आना या वेव आना, आंधी आना, तूफान आना किसी चीज की। अभी जैसे नेताओं को आपने सुना होगा, किसी एक पार्टी की आंधी है, किसी एक पार्टी का तूफान है, किसी एक पार्टी की सुनामी है, तो ये आंधी तूफान सुनामी वाली जो सिस्टम है उसे आप स्पेट ऑफ समथिंग कह सकते हैं, है ना। वो पार्टी की तो नहीं होती, पर वो एक साथ बहुत सारी चीजें होना, दैट इज कॉल्ड स्पेट। समझ गए? एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, ड्रॉट, है ना, सूखा। स्कार्सिटी, अगेन स्कार्सिटी मतलब कोई सी चीज की बहुत कमतरता। ट्रिकल मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा, बूंद 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 पानी गिरना, दैट इज ट्रिकल। तो ये सारी चीजें आर रिलेटेड टू कमी, ये सारी चीजें आर रिलेटेड टू बहुत सारी चीजें एकदम से, ठीक है। तो स्पेट मतलब बाढ़ आना या झड़ी लगना किसी चीज की। चले नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑफ्ट प्रिकैरियस। प्रिकैरियस अगर आपको पता है तो ऑफ्ट प्रिकैरियस मोर और लेस सिमिलर है। प्रिकैरियस मतलब समथिंग विच इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत रिस्की अगर कोई चीज है तो उसे हम प्रिकैरियस कहते हैं, है ना। जिससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत बुरा, जिससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है, दैट इज प्रिकैरियस। ऑफ्ट प्रिकैरियस भी उसी टाइप का है, ऐसी कोई चीज जो अनिश्चित है, जिसके बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, या फिर ऐसी चीज जो बहुत भयंकर है, जिससे बहुत बुरा होगा जो भी होगा। तो कोई बहुत अनिश्चित या बहुत भयंकर चीज को हम लोग ऑफ्ट प्रिकैरियस कहेंगे। देखो सेंटेंस, द माउंटेन क्लाइंबर फेस्ड ऑफ्ट प्रिकैरियस सिचुएशंस ड्यूरिंग हिज एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना। जब वो पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा था तो उसे कैसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, ऑफ्ट प्रिकैरियस मतलब भयंकर सिचुएशंस को। कई बार ऐसा हुआ होगा कि पैर फिसल रहा था,
पैर फिसलने का, यानी पैर फिसला, बाल बाल जान बची, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे, ऑफ प्रिकैरियस सिचुएशन, मतलब सिचुएशन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, भयंकर सिचुएशन। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलो इसका मीनिंग क्या होगा, मैं ऑफन अनसर्टन, अनसर्टन मतलब अनिश्चित है ना, जब भी मैंने कहा था अनसर्टन है मतलब पक्का नहीं कुछ बता सकते। डेंजरस मतलब भयंकर, और अनस्टेबल। सिनोनिम्स क्या होंगे, रिस्की सिचुएशन है, अनस्टेबल है जिसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता कुछ, या इनसिक्योर है जहां पे आप कंफर्टेबल फील ना करें। इसका एंटोनिम क्या होगा, स्टेबल, सिक्योर या सर्टन। सर्टन मतलब निश्चित, बाकी दो वर्ड्स आपको पता है। ऑफ प्रिकैरियस समझ गए फिर, ऑफ प्रिकैरियस मतलब बहुत अनिश्चित या भयंकर सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रिकैरियस। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैपेक्स। अभी ये वर्ड कैपेक्स, आप जब बजट आता है तो बजट के बाद पिछले कुछ सालों में तो बहुत चर्चा में है कैपेक्स, है ना, क्योंकि सरकार कैपेक्स बहुत बढ़ा रही है। कैपेक्स का मतलब क्या है, कैपेक्स बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, बाकी कुछ नहीं है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो पैसा बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट करती है, खर्चे करती है, बेसिकली सरकार के दिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे जो होते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। देखो सेंटेंस, सिर्फ सरकार ही नहीं, किसी भी द्वारा, कोई कंपनी भी कर सकती है। देखो द कंपनीज कैपेक्स, अब यहाँ पे कंपनी के द्वारा किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली दिस क्वार्टर ड्यू टू न्यू इक्विपमेंट परचेसेस, है ना। अभी देखो कंपनी का जो कैपेक्स था वो बढ़ गया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल बढ़ गया इस क्वार्टर में। क्यों, क्योंकि उसे नई मशीनरीज खरीदनी थी, राइट। तो मशीनरी खरीदने के लिए किया गया खर्चा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया खर्चा, तो इन सारी खर्चे को कहते हैं हम एक्सपेंडिचर है, वो इतना याद रखना। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे कैपेक्स कहते हैं। देखो इसका मीनिंग, शॉर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, द मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस और गवर्नमेंट कुछ भी ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर, इट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट, खर्चे है ना सारे, इन्वेस्टमेंट है, या स्पेंडिंग है, बेसिकली स्पेंडिंग मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर तो उसी में है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अब ये खर्चे हो गए सारे, उसका अपोजिट क्या होगा, बचत मतलब सेविंग्स, अर्निंग्स कमाई, रेवेन्यू, है ना, ये सारे इनकम से रिलेटेड है। ये कैपेक्स इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नेव। नाइव, नेव वर्ड है, नाइव या नेव, नाइव या नेव, ये जो वर्ड है इट मीन्स कोई व्यक्ति, अगर नेव है, व्यक्ति नेव हो सकता है, मतलब एडजेक्टिव है ये, किसी व्यक्ति के लिए यूज होने वाला, उसका मतलब है कि वो व्यक्ति एकदम भोला है, या उसे भोला है मतलब उसको कुछ पता नहीं, उसे किसी चीज का अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीन व्यक्ति को या भोले व्यक्ति को हम लोग नेव कह सकते हैं, ठीक। देखो सेंटेंस, हिज नेव अप्रोच, का अप्रोच कैसा है, नेव मतलब बहुत भोला या अनुभवहीन अप्रोच है, टू बिजनेस निगोशिएशंस कॉस्ट हिम अ ल्यूक्रेटिव डील, एक ल्यूक्रेटिव डील उसके लिए आ रही थी, पर उसको अनुभव ही नहीं था, है ना, उसका अप्रोच एकदम नेव था, भोला या अनुभवहीन अप्रोच था, और इसकी वजह से उसे वो डील नहीं मिल पाई, वो निगोशिएट नहीं कर पाया। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, अनुभव की भी कमी है, समझदारी की भी कमी है, और जजमेंट की, निर्णय क्षमता भी नहीं है। और ये तीनों चीजें क्यों आती हैं, जब कोई व्यक्ति अनुभव नहीं होता उसको, ये सारी चीजें अनुभव से आती है, समझदारी, है ना, आपका एक्सपीरियंस हो गया या जजमेंट हो गया। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, इनोसेंट, ना, व्यक्ति इनोसेंट है, एकदम इनएक्सपीरियंस्ड है, या गलिबल है। गलिबल मतलब अगेन जो झुक सकता है जल्दी से, जिसे आप जल्दी से कंट्रोल कर सकते हो, गलिबल हो गया व्यक्ति। एंटोनिम्स, वर्ल्डली, है ना, उस, ये वर्ल्डली का मतलब जिसको
समाज के बारे में सारी चीज़ें पता है, वो समझदार है, उसको ज्ञान है चीज़ों का, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, या श्रूड है, शातिर है। तो शातिर होना, चंट होना या अनुभव होना, ये अनुभव वाला व्यक्ति होना, दीज आर एंटोनिम्स फॉर नेव। तो नेव का मतलब भोला होना या अनुभवहीन होना। ठीक है, समझ गया नेव? क्लियर एकदम वर्ड। चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल कंडीशंस के बारे में बहुत बार बात करते हैं हम कि द कंडीशंस आर डिप्लोरेबल। यानी अगर लेट से आप किसी ऐसी जगह जाते हो वहाँ जहाँ पे वॉशरूम्स की कंडीशन बहुत ही बुरी है, तो आप उसे क्या कहेंगे? द वॉशरूम इज इन डिप्लोरेबल कंडीशन। बहुत बुरी कंडीशन में वॉशरूम। तो वो जो कंडीशन है बुरी एकदम, जिसकी आप निंदा करोगे या जिसे देख के घृणा आएगी, ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहोगे? डिप्लोरेबल है ऐसी कंडीशन को, है ना? इट इज इन डिप्लोरेबल कंडीशन। देखो, द कंडीशंस इन द रिफ्यूजी कैंप वेयर डिप्लोरेबल। यहां पे किसकी कंडीशंस डिप्लोरेबल है? रिफ्यूजी कैंप की जो कंडीशंस है वो डिप्लोरेबल है। मतलब घृणा आती है उसे देख के, वो देख के एकदम बहुत बुरा लगता है, या आपका जी घबराता है वो देख के, मचलता है, जो भी होता होगा, है ना? तो यू डोंट फील गुड एट दैट प्लेस, so that is why that place is in deplorable condition, right? देखो इसका मीनिंग, डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन, यानी जिसकी निंदा की जा सकती हो या निंदा की जानी चाहिए, है ना? जो डिजर्व करता है कि उसकी कंडेमेशन किया जाना चाहिए, मतलब निंदा की जानी चाहिए, बताना चाहिए कि बहुत बुरा है। शॉकिंगली बैड इन क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी है। सिनोनिम्स क्या होंगे? अपैलिंग यानी बहुत बुरा, डिसग्रेसफुल जिसे शर्म आनी चाहिए हमें देख के ना, या टेरिबल कंडीशन। यू कैन से द ओल्ड बस स्टैंड विच वी हैड वाज इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? एडमिरेबल। एडमिरेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, है ना, या कमेंडेबल जिसकी तारीफ की जा सकती हो, दोनों का मतलब सेम, या एक्सीलेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिससे घृणा आए, जिसकी निंदा की जाए, उसे कहेंगे हम डिप्लोरेबल। क्लियर? चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एमिनिटीज। ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, आपने हर जगह पे देखा होगा। एमिनिटीज का मतलब क्या होता है? सुविधाएं। जब भी आप कोई लीफलेट देखते हो जहाँ पे किसी नए एक जगह की एडवर्टाइज हो रही है, जहाँ पे नए प्लॉट्स बन रहे हैं, रो हाउसेस बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नीचे एमिनिटीज करके दिख जाएंगे कि कोई सी एरिया में स्विमिंग पूल है, गार्डन है, ये है, हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं। तो एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधा। देखो सेंटेंस, द होटल ऑफर्ड मेनी एमिनिटीज, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की होटल ने। कौन सी? इंक्लूडिंग अ जिम एंड अ स्विमिंग पूल। जिम भी था, स्विमिंग पूल भी था। देखो मीनिंग, यूजफुल और प्लीजेंट फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कंफर्ट और कन्वीनियंस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, कन्वीनियंसेस मतलब ऐसी चीजें या सर्विसेज जिसके आपकी जीवन आसान हो, आपका रहना वहां पे कंफर्टेबल हो, या सर्विसेज। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इनकन्वीनियंस आपको तकलीफ करने वाली चीज, या डिसकंफर्ट, है ना, जिससे आपका कंफर्ट चला जाए। तो बेसिकली एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधा। ठीक है, आपको ये एडवर्टाइज में हमेशा मिल जाएगी, अगर जगह की, अपार्टमेंट्स की, फ्लैट्स की अगर आप एडवर्टाइज देखो तो वहां यू विल गेट दिस वर्ड, डेफिनेटली वहां पे ये वर्ड रहेगा अगर इंग्लिश में होती है ऐड तो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रीट। ये वर्ड है फ्रीट। फ्रीट का मतलब होता है माल। क्या? मालगाड़ी जो होती है ना, उसे कहते हैं हम फ्रीट ट्रेन। तो ट्रेन मतलब तो गाड़ी हो गई, तो फ्रीट मतलब क्या हो गया? माल, है ना, जिसकी ढुलाई की जाती है, वो माल इज कॉल्ड फ्रीट। ठीक है, देखो सेंटेंस, द फ्रीट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन। माल पहुंचा नहीं क्योंकि वेदर कंडीशंस खराब थी। देखो मीनिंग, गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन बल्क बाय ट्रक, ट्रेन, शिप और एयरक्राफ्ट। मतलब माल जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ट्रक से, ट्रेन से, किसी भी वाहन से, दैट इज कॉल्ड फ्रीट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसका? कार्गो हो सकता है, शिपमेंट बोलते हैं इसको, लोड बोलते हैं इसको,
और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स हो ही नहीं सकते, अलग होगा। एक तो माल ले जा सकते हो, नहीं तो फिर पैसेंजर को ले जा सकते हो, है ना, पैसेंजर या लगेज। ठीक है, तो क्योंकि ये नाउन है, इसका एंटोनिम होना बहुत मुश्किल है इस टाइप के नाउन का, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है ना। तो एक तो आप माल लेके जा सकते हो, उसका एंटोनिम इज पैसेंजर, है ना, लोगों को ले जा सकते हो ऐसा। ठीक है, क्लियर यहां तक? रीड। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज व्हील। व्हील का मतलब होता है पर्दा, है ना, पर्दा जिससे आप मुंह ढक लो और उसके पीछे एक अलग व्यक्ति है, तो ऐसा जो पर्दा आपकी सच्चाई छुपाए, दैट इज कॉल्ड व्हील, है ना। ऐसा सच्चाई छुपाने वाला पर्दा इज कॉल्ड व्हील। देखो सेंटेंस, हर सैडनेस वॉज हिडन अंडर अ व्हील ऑफ पोलाइटनेस। वो इतना पोलाइटनेस था, पर उस पोलाइटनेस के पर्दे के पीछे की जो सच्चाई थी वो थी सैडनेस, है ना। तो सैडनेस को उसने पोलाइटनेस के पर्दे से ढक लिया था। तो एक्चुअली पर्दा नहीं होता, व्हील का मतलब क्या होता है? एक पर्दा जिसे सच्चाई छुपाई जा सकती, मीनिंग अ थिन कवरिंग, डिस्गाइज और टू कवर समथिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कवरिंग, मास्क या क्लोक। क्लोक का मतलब होता है चोगा, जो ऊपर से पहनते हैं ना पूरा, जिससे आप आ, अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें वो अदृश्य होने के लिए क्या पहनता है? ऊपर से एक चोगा पहन लेता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोक, है ना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिवील करना यानी दिखा देना, एक्सपोज करना मतलब दिखावा या अनकवर। समझ गया व्हील का मतलब? चले अगले वर्ड पे। तो ये लास्ट वर्ड था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम चलेंगे क्लोज टेस्ट में। तो दिस इज द क्लोज टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अभी जो हमने 10 वर्ड्स देखे वो नीचे आपको दिए गए हैं। इन 10 वर्ड्स पे ये क्लोज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करनी है। इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो इसे सबको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? डन। चलो अब चलेंगे एडिटोरियल पे। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है इंडियन रेलवेज की सेफ्टी पे, है ना। और जैसे मैंने कहा था, टेक द गॉन्टलेट, ये इसका हेडिंग है। तो टेक द गॉन्टलेट ऑन सेफ्टी एंड द इंडियन रेलवेज। टेक द गॉन्टलेट का मतलब होता है कठिन परीक्षा, चुनौती, इस चुनौती को स्वीकार करो, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। तो पहले आप ये पार्ट पढ़ लो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गो थ्रू इट।
ठीक है, पढ़ लिया? चलो देखेंगे क्या है अभी। अगर नहीं पढ़ना हुआ होगा तो पॉज कर लो, यहाँ पे पढ़ लो और फिर रिज्यूम करना वीडियो, ठीक है? तो क्या दिया है अभी यहाँ पे? टेक द गॉन्टलेट, मतलब चुनौती स्वीकार करो। किस पे है? ऑन सेफ्टी एंड द इंडियन रेलवे, सेफ्टी, इंडियन रेलवे, इन दोनों चीजों पे बात हो रही है। On October 11, a passenger train collided with a stationary goods train fast enough for 13 bogies to overturn and one to catch fire in Kavaraipettai near Chennai। 11 अक्टूबर की बात है ना? अमिताभ बच्चन का बर्थडे होता है उस दिन। तो 11 अक्टूबर की बात है। क्या हुआ 11 अक्टूबर को? एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का कोल्यूजन हो गया। कोल्यूजन, कोलाइडेड मतलब भिड़ गई। किससे? एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन से, यानी फ्री ट्रेन जिसे कहते हैं, मालगाड़ी खड़ी थी, उससे वो भिड़ गई। और इतनी फास्ट थी वो कि उससे क्या हुआ? 13 बोगीज जो थी वो पलट गई, ओवरटर्न हो गई, जिनमें से एक, वन टू कैच फायर इन केवराईपट्टी नियर, केवराईपट्टाई नियर चेन्नई। केवराईपट्टाई के पास हुआ ये, चेन्नई में। और 13 में से एक बोगी में आग भी लग गई। नो कैजुअलिटीज वेयर रिपोर्टेड ऑल्दो सेवरल पीपल वेयर इंजर्ड, है ना? कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। कैजुअलिटीज का मतलब होता है डेथ्स, तो कोई डेथ्स नहीं हुई। हाउएवर बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? इंजूर हो गए थे, इंजुरीज बहुत हुई। नो डेथ्स एंड स्विफ्ट पोस्ट इवेंट एक्शन वुड हैव रेंडर्ड दिस इंसिडेंट लेस सिग्निफिकेंट इफ नॉट फॉर द recent spate of railway accidents across zones spotlighting the oft precarious conditions of trains, the infrastructure they need to operate, and the people and goods they transport। अब ऑथर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत बड़ा पार्ट है। ऑथर क्या कर रहे हैं? नो डेथ्स एंड स्विफ्ट पोस्ट इवेंट एक्शन। एक तो डेथ्स नहीं हुई, उसके बाद पोस्ट इवेंट एक्शन बहुत तेजी से की गई, मतलब जो वहाँ पे एम्बुलेंसेस आई, लोगों को, इंजर्ड लोगों को वहाँ से निकाला गया, जल्दी जल्दी उनको मेडिकल सुविधाएं दी गई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाता था कि वुड हैव रेंडर्ड, यानी इससे आउटपुट क्या निकलता था कि इंसिडेंट लेस सिग्निफिकेंट हो जाता, यानी इसका महत्व कोई ध्यान में नहीं लेता कि यार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर क्या हुआ? इफ नॉट फॉर द रीसेंट स्पेट ऑफ इंडियन रेलवे एक्सीडेंट्स अक्रॉस जोन्स, पर जब ध्यान लोगों का इस चीज पे गया कि ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है, इतने में जरा ज्यादा ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, है ना? कंटिन्यूअस एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्पेड, झड़ी लग गई है अभी रेलवेज के एक्सीडेंट्स की। और उससे क्या स्पॉटलाइट में आया? स्पॉटलाइटिंग। स्पॉटलाइटिंग मतलब स्पॉटलाइट होता है ना, जिससे एक चीज स्पॉटलाइट में आ गई, सबके नजर में आ गई। क्या? ऑफ्ट प्रिकैरियस कंडीशंस, यानी बहुत डिप्लोरेबल कंडीशंस। किसकी? ट्रेन्स की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें वो काम करते हैं, इन विच दे ऑपरेट, एंड द पीपल एंड गुड्स दे ट्रांसपोर्ट। इन सारी चीजों की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, भयंकर है। इन द कवराईपेट्टाई इंसिडेंट, ये जो कवराईपेट्टाई में जो इंसिडेंट हुआ, ऑफिशियल सेड द पैसेंजर ट्रेन रिसीव्ड अ ग्रीन सिग्नल टू एंटर द मेन लाइन, बट इट पास्ड इनटू द लूप लाइन, रियर एंडिंग द गुड्स ट्रेन। क्या हुआ? ऑफिशियल्स ने क्या कहा? कवराईपट्टाई के इंसिडेंट पे उन्होंने कहा कि उसे मेन लाइन में आने का ग्रीन सिग्नल मिल गया था। किसको? पैसेंजर ट्रेन को। तो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वो मेन लाइन में आना चाहिए थी, पर वो ट्रेन चली गई लूप लाइन में। अब लूप लाइन में खड़ी थी स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, जिससे वो पीछे से जाके भिड़ गई। कवच का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कवच, द इंडियन रेलवेज ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ चॉइस, इज डिजाइन्ड टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स and the government can install it across its entire network in a decade with as little as 2% of its annual capex। अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि भारत के पास एक सिस्टम अवेलेबल है जिससे ऐसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। उसका नाम क्या है? कवच, है ना? ये इंडियन रेलवे का ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ना? और ये इसीलिए है कि ताकि ये इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड किए जा सके, है ना, उसे प्रिवेंट किया जा सके। और इसमें खर्चा भी कितना लगेगा? तो ऑथर कह रहे हैं कि 2% का भी अगर एनुअल कैपेक्स का खर्चा कर दिया तो भी 10 साल में, 10 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल में सारे जोन्स में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है ना? सारे जोन्स में, पूरे हिंदुस्तान में इसे इंस्टॉल करने में 2% का एनुअल कैपेक्स लगेगा और
जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है उसका 2% लगेगा सिर्फ, और लेकिन 10 साल लगेंगे सारा इंस्टॉल करने में। ऑफ कोर्स द इफेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन will become clear in similar span of time, not in few months as some in the political class are demanding। और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या वो सही में अच्छा है या इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये सब पता लगने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी आगे के 5-10 साल उसमें भी लग जाएंगे कि सही में सिस्टम अच्छी है या नहीं है, और कम समय में यह नहीं हो सकता जैसे कि बहुत सारा पॉलिटिकल क्लास डिमांड कर रहा है। समझ गया? तो बेसिकली कवराई पट्टाई में जो इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, उस पे ये उसका रेफरेंस लेके अभी की ट्रेन की कंडीशंस पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है। समझ गया पहला पार्ट? चलो नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट। ये पहला पार्ट था, रीड दी सेकेंड पार्ट नाउ। इसे पढ़ो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो डन हो गया। हाँ, क्या है अभी इस पार्ट में? This said, if the seemingly straightforward causes due to which a naive decision to reroute a train can turn into reason for a major accident are a sign of precarity of the railway infrastructure। क्या कह रहे हैं कि ये जो सामने दिख रहा है कि एक ऐसा काम, यानी नेव डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो बहुत भोला है, अनुभवहीन है, जिसमें अनुभव ही नहीं है, उस व्यक्ति ने, किसी ने ये निर्णय लिया कि ट्रेन को रीरूट कराना है, यानी एक रूट से दूसरे रूट पे डालना है। ठीक है, जिससे इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है कि सिचुएशन कितनी प्रिकैरिटी वाली है। प्रिकैरिटी मतलब प्रिकैरियस सिचुएशन, कितनी भयंकर सिचुएशन है कि हमारे यहाँ पे उसके बारे में ज्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है ना। ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिकैरियस कंडीशन के बारे में बताता है। प्रिकैरियस ये एडजेक्टिव है, प्रिकैरिटी उसका नाउन है। कवच कवरेज प्लस ओवरहॉलिंग एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम्स शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी बट कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सिल्वर बुलेट। कवच जो सिस्टम है, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, उसका कवरेज बढ़ाना और एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम का ओवरहॉल करना। ओवरहॉल मतलब पूरा बदल देना, उसको पूरा कंप्लीटली चेंज करना, मतलब ओवरऑल। तो ओवरहॉलिंग किसका? एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम, और कवच का कवरेज बढ़ाना, ये नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये ऑथर कह रहे हैं ना कि ये नेशनल प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए, बट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिल्वर बुलेट। पर इसे सिल्वर बुलेट की तरह कंसिडर मत करो। सिल्वर बुलेट का मतलब है कोई जादू की छड़ी, कि बस ये छड़ी घुमा दी तो सब हो जाएगा। तो वो जादू की छड़ी नहीं है ना। कवच लगा देना ये जादू की छड़ी नहीं है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को, सिग्नल सिस्टम को बदल देना ये भी जादू की छड़ी नहीं है। पर ये नेशनल प्रायोरिटी, ये हमको और यानी एट प्राइमरी लेवल्स पहले ऑन इमरजेंसी बेसिस ये करना पड़ेगा। The long-standing delay in improving safety could be symptomatic of shortfalls in multiple areas. For example, है ना, ये जो डिले हो रहा है
है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग डिले हो रहा है कि हम हमारी सिस्टम इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें देर क्यों लग रही है, इसमें देरी क्यों हो रही है, तो उसके कारण आपको नीचे मिल जाएंगे। यानी उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ऑथर। फॉर एग्जाम्पल, द स्टाफ ऑफ रेलवेज मैटर फॉर सेफ्टी, द स्टाफ ऑफ रेलवेज मैटर फॉर सेफ्टी टू, है ना, रेलवे का जो स्टाफ है वो भी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब देखो क्या है, recent media reports have revealed deplorable working conditions for east coast, western and central railways locomotive pilots। मीडिया की जो अभी की रिपोर्ट्स है उसमें तो ये ध्यान में आ रहा है कि कंडीशंस जो है वो डिप्लोरेबल है, मतलब बहुत बुरी कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है। किसको, जो लोकोमोटिव पायलट्स होते हैं, लोकोमोटिव पायलट्स मतलब लोको पायलट्स, कहाँ के, ईस्ट कोस्ट में के, वेस्टर्न में के या सेंट्रल रेलवेज में के, है ना, इंक्लूडिंग 12 आवर शिफ्ट्स, लोग 8 घंटे काम करते हैं, इनको 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। अनहाइजीनिक रेस्टिंग फैसिलिटीज, जहाँ पे आराम करने की सुविधाएं हैं वहाँ पे, यानी अरेंजमेंट है वहाँ पे, सुविधाएं अच्छी नहीं है, अनहाइजीनिक है। एंड एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स ऑन इंजिन्स, इंजिन्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में काम कैसे करेंगे, और वो अगर सही से काम नहीं कर पाएंगे तो इससे सेफ्टी को धोखा होगा। इवन विथ कवच, कवच लगा भी दिया जाए, रेलवे सेफ्टी विल रिक्वायर कांस्टेंट विजिलेंस, येट विजिल इज थ्रेटन्ड बाय एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज कंपीटिंग फॉर पायलट्स अटेंशन, है ना, कवच लगा भी दिया जाए तो भी रेलवे की सेफ्टी पे हमेशा क्या रखना पड़ेगा, विजिलेंस रखना पड़ेगा, मतलब उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखेगा कौन, वो लोको पायलट्स रखेंगे, ऑफिशियल्स रखेंगे, लेकिन उनके लिए ही अगर अच्छी सुविधाएं नहीं है तो उनका ध्यान सेफ्टी से ज़्यादा सुविधाओं पे रहेगा, है ना। तो अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, या उससे अगर त्रस्त है आदमी सुविधा नहीं मिलने से, तो फिर वो ध्यान देने में अपना ध्यान नहीं लगाएगा, राइट। तो वो विजिलेंट नहीं रहेगा, विजिलेंट रहना मतलब सतर्क रहना, तो वो सतर्क नहीं रहेगा व्यक्ति। तो अगर आपको अच्छी सतर्कता भी चाहिए उन लोगों से, तो उन्हें अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेगी, ये ऑथर का सजेशन है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। तो ये तीसरा पार्ट है, पढ़ लो इसको जल्दी से, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलो डन हो गया। हाँ, क्या दिया है अभी इस पार्ट में, लास्ट पार्ट है ये। ओवरऑल रेलवेज रेवेन्यू ग्रोथ हैज स्लोड while its dependence on budgetary allocation for capex has increased। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि ओवरऑल रेलवे की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम हुई है, यानी रेलवे रेवेन्यू नहीं कमा पा रहा है, पर उसकी जो कमाई हो रही है अब उसकी डिपेंडेंस हो रही है, वो डिपेंडेंस कहाँ पे हो रही है, बजटरी एलोकेशन फॉर कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार से पैसा मिलता है उस पर रेलवे डिपेंडेंट है, रेलवे खुद जितनी कमाई करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रही है। इट्स फ्रीट बास्केट
इज डोमिनेटेड बाय कोल। फ्रीट बास्केट मतलब देखो, रेलवेज बहुत सारी माल की ढुलाई करता है ना, बहुत सारा माल होता है, पर उसके जो बास्केट है, उसकी बास्केट मतलब उसके पास जो ऑप्शंस है माल ढुलाई के, उनमें मेजर पार्ट जो है वो है कोयला, है ना। कोयले का ट्रांसपोर्ट ये मेजर कमाई का साधन है रेलवेज का। तो डोमिनेटेड बाय कोल एंड दस वल्नरेबल टू द प्रेशर ऑन मल्टीपल सेक्टर्स टू डीकार्बनाइज, है ना। और ये जो बाकी के जो सेक्टर्स है उन पे अभी जो प्रेशर बन रहा है डीकार्बनाइज करने का, तो वो सेक्टर्स क्या कर रहे हैं अभी, वो कोयले का इस्तेमाल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सेक्टर्स ने, बाकी इंडस्ट्रीज ने कोयला यूज करना कम कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट किस पे गिरेगा, रेलवेज पे गिरेगा, क्योंकि फिर कोल का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, है ना। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, अभी तो नहीं। बोथ हाई डेंसिटी रूट्स एंड हाई यूटिलाइजेशन रूट्स ऑफन रिपोर्ट मोर देन 100% नेटवर्क utilization and there are signs it has still to recover from market share it lost during the COVID-19 pandemic to other passenger services। अब क्या करें कि जो हाई डेंसिटी रूट्स है या हाई यूटिलाइजेशन रूट्स है वो 100% नेटवर्क का यूटिलाइजेशन करते हैं, पर कोविड के वक्त, कोविड के समय पे रेलवेज बंद थी या रेलवेज नहीं चल रही थी, इसके कारण जो पैसेंजर्स का लॉस हुआ रेलवेज का, उससे अभी तक रेलवेज उभर नहीं पाई है। लोगों ने जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस चुने थे उस समय पे, अभी भी वही ऑप्शंस को लोग प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेलवेज। तो पीपल हैव नॉट कम बैक टू रेलवेज, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। द रेलवेज कैन नॉट इंप्रूव सेफ्टी इन अ वैक्यूम बट मस्ट एड्रेस ऑल दीज स्ट्रेसर्स इन कंसोनेंस। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे को कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो अलग से अपने अलग से कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते, वैक्यूम में नहीं कर सकते। मतलब अपने ही आप में कुछ चेंज कर लिया उससे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, उस पर जितने भी चीज़ों का स्ट्रेस है, बर्डन आ रहा है, ये सारे स्ट्रेसर्स, जितनी भी चीज़ों का बर्डन है उसको मैनेज करना पड़ेगा इन कंसोनेंस। कंसोनेंस मतलब एक साथ, सबको साथ मिला के अलाइन करके सबकी सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फाइनली द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू रिसेंट एक्सीडेंट्स हैज इंक्लूडेड काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटर्स एज वेल। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी क्या हुआ है, सरकार ने जब ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए तो इसकी काउंटर टेररिज्म विंग के द्वारा भी छानबीन करना शुरू किया है, क्योंकि आपने इतने में बहुत न्यूज़ देखी होगी या बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होगी जहाँ पे रेलवे के रूट्स, जो रेल्स होती है उसमें छेड़खानी की गई है, उस पर कुछ डाल के रखा है और ये कोशिश की जाती है कि ट्रेन को मैनुअल इंटरवेंशन के द्वारा, यानी ज़बरदस्ती कुछ तो भी ट्रेन में वो रेल में गड़बड़ी करके ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए, है ना। लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। अब ये जो एक्टिविटीज़ है, दीज आर टेररिस्ट एक्टिविटी। तो हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सीडेंट ट्रेन में ट्रेन की ही गलती की या सिस्टम की गलती से हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती से हो गया। लोग भी, टेररिस्ट लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में अभी पाए जा रहे हैं, तो सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है, वो एक अच्छी बात है। हाइल दिस इज ड्यू डिलीजेंस, ये एक अच्छी बात है, ये सतर्कता है, समय पे सतर्क हो गई है सरकार, ये एक अच्छी बात है। देयर प्रेजेंस एंड इन्वॉल्वमेंट शुड नाइदर डिस्ट्रैक्ट इंडिया फ्रॉम रेलवेज नीड्स नॉर अलाउ द गवर्नमेंट टू हाइड बिहाइंड अ व्हील ऑफ सीक्रेसी। पर ये जो टेररिस्ट की जो मंशा है, टेररिस्ट की, कि भारतीय रेलवे को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए, ये सब वो कर सकते हैं, पर ये इनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें होने के बावजूद इससे हमें रेलवेज की बेहतरी को पे ध्यान ना देना ये नहीं करना चाहिए। हमें रेलवेज की बेहतरी पे ध्यान देना ही पड़ेगा और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उस पर एक पर्दा डाल दे सीक्रेसी का और कहे कि नहीं ये टेररिस्ट की वजह से हो। हर एक्शन उसकी वजह से नहीं होगी और हर एक्शन गलती की वजह से नहीं होगी। अगर सही से जांच हो तो हमें सच्चाई पता चलेगी। ठीक, तो दिस वॉज द एडिटोरियल इन द न्यूज़पेपर द हिंदू। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कवच, विच इज कवच, नहीं क्वेश्चन गलत हो गया। व्हाट इज कवच, तो व्हाट कर देना इसको। ये क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट इज कवच, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का पैसेज में जो दिया गया है उनमें से कौन सा प्रॉब्लम के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इनमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रिकैरिटी, ये वर्ड है, प्रिकैरिटी का मोर और लेस सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है, प्रिकैरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, एक फ्रेज दी गई है आपको अ सिल्वर बुलेट, ये सिल्वर बुलेट का क्या मतलब है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवराईपट्टी का ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो लेस सिग्निफिकेंट क्यों लग रहा था पहले, उसका कारण आपको बताना है, ठीक है। कल जो हमने एडिटोरियल लिया था उस एडिटोरियल पे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं, ये इन आंसर्स को क्रॉस चेक कर लो ताकि आपको पता चले कहाँ गलत हुआ, कहाँ कौन सा सही आया आपका। और फाइनली आपको रोज की प्रैक्टिस के लिए एक पैराजंबल जरूरी है, तभी आपका रीडिंग इंप्रूव होगा। तो आज के लिए जो पैराजंबल है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, गो थ्रू इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करके इसका फिर करेक्ट सीक्वेंस कमेंट सेक्शन में आपको डालना है। कल जो हमने पैराजंबल लिया था उसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे नीचे दिया गया है, DCBAEF, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेना कल के सीक्वेंस से, ठीक है। तो आज यहीं रुकेंगे। याद रखो कि रीडिंग अच्छी होना, रीडिंग की स्पीड डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्कोर नहीं आएगा अच्छा जो, ठीक है। तो अभी यहीं रुकेंगे एंड कल इसी समय पे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।